हमने अभी देखा है ए और बी में क्या होना चाहिए, एफ ए रिड्यूस होना चाहिए, और ए और सी जब हम बात करें तो रिडक्शन इसका होगा, ए जी प्लस का, ऑक्सीडेशन किसका होगा, एफ ई का हो जाएगा अपने पास, एफ ई ऑक्सीडाइज्ड, एफ ई का ऑक्सीडेशन, एफ ई का ऑक्सीडेशन। इसीलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आज की क्लास के टॉपिक से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड डेल्टा जी। हमें पढ़ना है कि डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस रिलेशन क्या होता है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में भी लिखा है, हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई, या फिर स्टैंडर्ड स्टेट के लिए डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब ना ये फॉर्मूले तो बहुत इजी हैं, हमें याद भी है, लेकिन इनको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं, इससे कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट जो अपने पास है वो कैसे यूज कैसे करने वाले हैं उसको देखते हैं एक बार। हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेल्टा जी और ईएमएफ का रिलेशन, और फिर हमने ये भी देखा था कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किस तरह से निकालते हैं, कौन से एक्सटेंसिव है कौन से इंटेंसिव है। इसके बाद हमने एक देखा था नर्स्ट इक्वेशन कैसे होती है, कौन से वाले टेम्परेचर की कंडीशन पे कौन से वाले इक्वेशन को चेंज करते हैं, कैसे मॉडिफाई होती है इक्वेशन, और उसके साथ में हमने ग्राफ बनाया था एक जो कि इंपॉर्टेंट है। उस ग्राफ पे ना एक स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे वाला ग्राफ ना अभी तक पूछा नहीं गया है। अगर आपने देखे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आना कोई नई बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर साल ही नर्स्ट इक्वेशन आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब क्योंकि हर बार नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन चेंज तो करेंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना, क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज होगा। तो हो सकता है इस बार या फिर कभी इन फ्यूचर उस ग्राफ के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। अब उसके बाद ना हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन था, आपके होमवर्क में 2 क्वेश्चंस मिले थे आपको, तो वो आपको सॉल्व करने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, अगर आपने वो लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अभी आप ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, विच इज द करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। गाइस एक चीज देखो, यहाँ पे ना कुछ सीखने वाली बातें हैं। इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है नर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। तो क्वेश्चन ना ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये आपने बहुत आराम से सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर एक सीखने वाली बात ये है, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर तो इक्वेशन लिख के गिवन है, आपको पहले से लिख के दे के ऐसे करके कुछ होना है, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इक्वेशन ये वाली ना भी दे रखी हो और जनरल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात अगर हो रही होती है, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा आप उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा रिडक्शन ही कंसिडर करना है। एक बार हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ना मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगी जिसमें आपको खुद से ये मानना है कि आपको ना खुद से डिसाइड करना है कि आप ऑक्सीडेशन लेके चलेंगे क्वेश्चन में या फिर रिडक्शन लेके चलेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, आपको खुद से डिसाइड करना है ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, तो खुद से आप हमेशा उसको रिडक्शन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक बात है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, हमें इक्वेशन गिवन है, हमें बतानी नर्स्ट इक्वेशन। हमें पता है जनरल नर्स्ट इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ आर बाय में रिड्यूस स्पीशीज बाय में ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज, ऐसे करके हमने लिखा है इसको, ठीक है। अब ना ऑप्शंस देखो, अगर आपने ये लिखा और फिर जल्दी जल्दी में ये वाला मार्क कर दिया गया क्वेश्चन, ध्यान से देखो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सारे देखो, एक चीज देखो, सारे ऑप्शंस में यहाँ पे क्या है O बाई आर, यहाँ पे क्या है O बाई आर, हर जगह पे O बाई आर है। दैट मीन्स आपको इसको चेंज तो करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऊपर लेकर जाओगे, साइन चेंज होगा यहाँ पर, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैंने इसको प्लस का बना दिया और इसको मैंने चेंज करवा दिया रेसिप्रोकल करके, इसको लिख दिया O बाई आर, ऐसे देखो। अब क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे अगर प्लस होता फिर तो मान लेते। दैट मीन्स अभी सिर्फ ये वाली फॉर्म बची, आपको ना ये वाली फॉर्म निकालनी है, बताना ऑप्शन तीनों में से कौन से वाला है। कैसे करेंगे? एक चीज देखो, इसको इस तरफ लेकर आओ, क्या बनेगा ये E माइनस ई नोट इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ O बाई आर। इतना सही है। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो, एन एफ इंटू ई माइनस ई नोट, इसको नीचे ले आओ, बाय आर टी, क्या किया है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू एल एन ऑफ O बाई आर। ये है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू O बाई आर की। एल एन को इस तरफ ले आओ, क्या बन जाएगा ये e टू द पावर एन एफ इंटू ई माइनस ई नोट बाई आर टी इज इक्वल टू O बाई आर। बस अब कर लो ऑप्शंस मैच।
अब हम ऑप्शंस को मैच कर लेते, कौन सा है, NF/RT, ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको नोट करना है आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। अब ना एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, है तो ये CSI या नेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर गेट का भी हो सकता है, मतलब नेट या गेट में से किसी में पूछा गया है। एक बार देखो इसको, इफ द रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीशीज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन एज, ये आपको गिवन है, द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। एक बार आप एक काम करेंगे, अगर आप सिंसियरली इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार इसको पॉज कर दो वीडियो को और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब खुद से ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है क्वेश्चन में, आपको कैसे कन्फ्यूजन होगी। तो पहली कन्फ्यूजन यही है कि O/R तो E² के इक्वल है, वो तो ठीक है, लेकिन इक्वेशन कौन सी लिखनी है, O/R आया कहाँ से है। अब तो मैंने आपको बताया था क्या करना है हमें, अगर क्वेश्चन में रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन मेंशन नहीं करा हुआ है, दैट मीन्स आपको उसको रिडक्शन की फॉर्म में लेके चलना है। दैट मीन्स हम लेंगे ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज, उसका करवाएंगे रिडक्शन, रिडक्शन करवा के R बना देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF ln ऑफ R/O। ये हमने लिखी जनरल रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इक्वेशन है ना। क्या चाहिए, O/R, चेंज कर दो इसको। क्या होगा चेंज करने से, होगा ये कि ये तो प्लस का हो जाएगा, E0 प्लस RT/NF ln ऑफ O/R। अब आपके पास क्वेश्चन में O/R की वैल्यू गिवन है कितनी, E²। एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा के E² लिख देते हैं। अब देखो E इज इक्वल टू E0, एक चीज देखो, क्योंकि इसकी पावर है L लगा हुआ है, आगे आ जाएगा 2RT/NF एंड ln E। क्या होता है ये, दिस इज इक्वल टू 1, इसको हटा देते हैं, ये 1 होता है ना, इसको हटा दिया हमने, बस ये है आंसर। देख लो कौन सा आंसर है, ये है अपना ऑप्शन ए। तो सीखने वाली बात क्या है, इसको इस तरफ लाना, माइनस का हो जाएगा, E माइनस E0 इज इक्वल टू 2RT/NF। सही है, सीखने वाली बात क्या है, क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो अपनी मर्जी से ऑक्सीडेशन नहीं मानेंगे, हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे हमेशा हमें रिडक्शन ही कंसीडर करना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। सही है इतना, ओके। ये हमने नया क्वेश्चन सीख लिया, नया कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ये वाला ये हमने सॉल्व कर लिया। और फिर अपना एक और क्वेश्चन था, ये भी आपका होमवर्क था, इसका आंसर है 1.66 वोल्ट। अगर आपका इतना आया है दैट मीन्स वो बिल्कुल सही है। और मैंने देखा था कमेंट्स में कई सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई करा है, वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी रिप्लाई करा ऑलमोस्ट सबका ही ठीक है। ओके, गिवन द E0 वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, द वैल्यू ऑफ E0 for Mn+6 2+2। यहाँ से कहाँ जाना है, +2 पे जाना है, यहाँ पर जाना है, ये आपको निकालना है। कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने, ऐसा एग्जाम्पल हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था। आपको बिल्कुल सेम ग्राउंड से फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इतना समझ में आ रहा है, हमें ये चाहिए इक्वेशन, Mn+6 है, यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है, Mn2+ पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पे चार्ज है +6, यहाँ पे +2, कुछ कम करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम इंक्रीज तो नहीं कर सकते प्लस चार्ज, यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, +4 इलेक्ट्रॉन्स, +6 -4 कितना हो गया, +2 ना। तो मतलब हमें ओवरऑल इक्वेशन ना ये चाहिए। अब कुछ भी तिगड़म लगाओ, कुछ करना है करो, इनको यूज करके आपको ऐसी इक्वेशन रेडी करनी है। ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन रेडी होगी तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आराम से। कैसे करेंगे, लाइन बाय लाइन चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा +6, इससे बना है Mn+5। इसको ना वैसे लैटिमर डायग्राम भी बोलते हैं, इसको लैटिमर डायग्राम भी बोलते हैं। तब वो कंफ्यूज नहीं होना कि लैटिमर डायग्राम क्या होता
है ना, नाम के लिए बहुत बड़ा सा नाम, मतलब इतना है नहीं कुछ, बट स्टिल आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप बिना नाम के भी कर लोगे सॉल्व। अब ये कैसे करवाओगे, हमें एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा यहाँ पर, तभी ये पॉसिबल है ना। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, +5 से +4 बना है। पता है मेन पॉइंट क्या है, हमें ना लेफ्ट साइड चाहिए Mn +6, यहाँ चाहिए Mn +2। अब इस वाले इक्वेशन में +6 तो मिल गया, अब +5 तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना है ना, इस तरफ लेकर आओ इसको। अगर मैं यहाँ लिखूंगी +5, दैट मीन्स इसको लास्ट में कट करवा सकती हूँ ऐड करके, है ना। +5 से +4 बना दो, प्लस इलेक्ट्रॉन देके, ऐसे आगे +4 डालना है अभी तो +4 यहाँ लिखो, और +4 से क्या बन रहा है, +4 से बन रहा है +3, ऐसे ही +4 से +3 बनाया, +3 से +2 बना दो, +3 से हमने +2 बना दिया यहाँ पर, सही है। और ना सब क्योंकि सारी रिडक्शन नहीं है ये, है ना, और ये सब की रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है कितनी, पहले वाले की है 1.28 वोल्ट, दूसरे वाले की है 2.9 वोल्ट, देन 0.96 वोल्ट, और लास्ट में 1.5 वोल्ट। ये सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, हमें चाहिए इसकी, कैसे करेंगे, ऐड कर दो इनको, सारे इक्वेशन को ऐड कर दो। कैसे करेंगे, देखो ऐड करने का मीनिंग क्या है, अगर कुछ से वो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो कैंसिल करो, +5 से +5, +4 से +4, +3 से +3। अब ऐड करेंगे, क्या बचा यहाँ पे, Mn +6, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4, इस तरफ क्या बचा है सिर्फ ये Mn +2। चलो जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया, है ना, जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया। बस अब क्या करना है, अब तो इनको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 मान लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। और हमें ये पता है कि जो ये वाली इक्वेशन आई है अपने पास 5 वाली, कैसे आई है, इसको क्या बोल सकते हैं, ΔG0 इज इक्वल टू 5 है ये, है ना, ΔG0 1 प्लस ΔG0 2 प्लस ΔG0 3 प्लस ΔG0 4, बस 4 इक्वेशन थी, है ना। आगे क्या लिखेंगे, आगे फिर हम लिखेंगे ये -n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 ना यहाँ पे, तो 4 फैराडे को वैसे रहने दो, इनटू E0 जो हमें चाहिए, ये तो मैं निकालना ही है, इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इन सारे ही केसेस में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो n क्या तो 1 होंगे सब में, f को f ही रहने दो, और E0 की वैल्यू पुट कर दो, पहले वाले केस में कितने हैं 1.28 प्लस इससे वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रॉन एक ही है, -nf E0 होता है, E0 कितना है 2.9, ऐसे आगे भी -1 इंटू f इंटू 0.96 प्लस -1 इंटू f इंटू 1.5। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, माइनस यहाँ पर भी है, बाकी सब में भी है, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, f यहाँ पर भी है, सब में भी है, तो हम ना -f को कैंसिल कर सकते हैं हर जगह से, है ना, हमने -f को हर जगह से कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा, E0 विल बी इक्वल टू इन चारों EMF की वैल्यूज का सम 1.28 प्लस 2.9 प्लस 0.96 प्लस 1.5 एंड डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर कितना आएगा 1.66 वोल्ट, ठीक है, आंसर आएगा 1.66 वोल्ट। इतना सही है, एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ना गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ना टिप है आप सबके लिए, वैसे मैं काफी बार बता चुकी हूँ, ये शायद पहले ही बताया मैंने किसी न किसी वीडियो में। देखो ये वाला क्वेश्चन ना गेट का है, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो गेट के लिए, ध्यान रखो कैसा क्वेश्चन है, एनईटी टाइप, है ना, एनईटी टाइप क्वेश्चन है। मान लो आपको ना ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, मान लेते आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, तो क्या करेंगे आप, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़कर आओगे। आपको ना, अगर आप गेट स्पेसिफिकली अगर गेट के लिए पढ़ रहे हो और आपको गेट के एग्जाम में कोई एनईटी टाइप क्वेश्चन मान लो नहीं आया, ठीक है, आता ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, आप एक काम करेंगे, क्योंकि आपको उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है, ठीक है, एक काम करना, सिर्फ तुक्का मारना ना, कुछ भी फिल करके आना, वहाँ पर कुछ भी फिल करके आना। हो सकता है आपके मन में कुछ आए कि मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा,
पता चला इन चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करके एवरेज निकाल दिया आपने, वो वैल्यू रख के आ गई ये वाली। या फिर हो सकता है मान लो 1.5 ही लिख कर आ गए, क्योंकि तुक्का मारना है, जो मारना है मार लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मान लो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, सपोज आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा तो होगी नहीं, अगर परसेंटेज तो 100 से ज़्यादा होने वाली नहीं है, कुछ भी करके कुछ भी अपने तरफ से लगा के कुछ भी ना कुछ फिल करके आओ। ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट करने आपको कोई लॉस नहीं है, हो सकता है वो ठीक हो जाए, समझ रहे हो ना। तो ऐसा ना ध्यान रखना, NAT टाइप क्वेश्चंस में अगर आपको लग रहा है लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व तो हो नहीं रहे, NAT वाले बचे हुए लास्ट के 10 मिनट में उठा के कुछ ना कुछ फिल करके आ जाना। वो पता क्या ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ना रेंज होते हैं इन क्वेश्चंस में, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको रेंज मिलने वाली है। तो अगर रेंज है तो हो सकता है ऐसा तुक्का लग के ही जो आपने वैल्यू पुट करी हो क्या होगा उस रेंज के अंदर आ जाए, अगर आगे तो मिल गए मार्क्स, ठीक है ना। तो सिर्फ ये ऐसे टिप थी, बाकी अपना अब हमने एक क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, हमारी आज की क्लास का टारगेट ये वाला क्वेश्चन ही है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है दैट मीन्स वीडियो को बंद कर दो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको ये सब पहले से आता है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ और पढ़ लो इसके प्लेस पे। तो आज ना हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट दिसंबर 2015 में, थोड़ा सा पुराना लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में ना, 2020 चल रहा है अभी, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, तो हो सकता है इन नियर फ्यूचर कभी वापस से पूछ लें। अगर नहीं भी पूछेंगे तो भी कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले कुछ पढ़ के आते हैं, पहले कुछ पढ़ते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन या फिर सेल पोटेंशियल, एप्लीकेशंस ऑफ सेल पोटेंशियल। देखो हम ना जितनी भी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे सबसे एक एक न्यूमेरिकल बनता है, इनसे न्यूमेरिकल से पूछते हैं, ऑब्वियस बात है फिजिकल में न्यूमेरिकल से पूछते हैं, न्यूमेरिकल से या फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो चाहिए होगी हमेशा। तो मेन पॉइंट क्या है, जितनी भी एप्लीकेशंस है ना सबसे एक एक क्वेश्चन बनता है, और पहले पूछे भी गए आगे भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है जो आपको पता भी होगा, कोई नई चीज नहीं है, सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये है फर्स्ट एप्लीकेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है कि हम सेल पोटेंशियल को यूज करके किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब ना ये कैसे करेंगे, एक चीज देखो, हमें नस्ट इक्वेशन पता है ये होती है -0.509 डिवाइड बाय n, 0.059 बाय n log ऑफ q। ये हम लिखते हैं जनरल इक्वेशन, है ना, ये हम आगे चलते हैं अपनी जनरल इक्वेशन है। अब ना ये चीज देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास ना जो रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यहाँ लिखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G विल बी इक्वल टू 0, और अगर डेल्टा G 0 हुआ दैट मीन्स हमें ये पता है डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE। देखो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, F क्या है फैराडे, ये भी कांस्टेंट है। अगर डेल्टा G 0 है दैट मीन्स पक्का EMF 0 रहा होगा, है ना, यही पॉसिबिलिटी है। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 रहता है दैट मीन्स EMF भी 0 होगा, यानी कि एट इक्विलिब्रियम देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम E विल बी इक्वल टू 0। ये वाला E भी क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। ऑल्सो जो हमारे पास ये रिएक्शन क्वेश्चन है ये इक्वल हो जाएगा किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, है ना, हम ये बोल सकते किसके होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। बस अब शुरू हो जाओ, देखो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाय में n log ऑफ K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वही तो हमें निकालना था, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, क्या बनेगा ये, E नॉट विल बी इक्वल टू 0.0591 बाय n log ऑफ K। तो बस इस इक्वेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू।
और ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेट गेट जैम तीनों में, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, नस्ट इक्वेशन हमें ऑलरेडी याद है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, दैट मीन्स EMF 0 हो जाएगा और रिएक्शन कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ओके, अगर आपको ये लग रहा है कि ये कहाँ से आया, मैंने इसको इसके इक्वल लिखा कैसे, है ना, अगर ऐसी कंफ्यूजन है, एक चीज देखो, इसको हमने लास्ट क्लास में बोला था, ये अपने पास क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये है। अब मान लो एक कोई रिएक्शन है A + B, वहां से हमें मिल रहा है C + D, हमने ये लिखा, ठीक है। ओके, क्या लिखेंगे हम, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q विल बी इक्वल टू C, यानी कि कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट्स उसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, ये है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे है ये रिएक्शन, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे इसको हम K बोल देंगे, क्योंकि क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, ये अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो होता है, क्या लेते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ऐसे ही करते हैं। पावर क्या होता है, कोएफिशिएंट जो भी होगा, ऐसे करके अगर हमने इसको Q को रिप्लेस कर दिया K से इक्विलिब्रियम पे, तो ये हो गया अपना फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब ना हमें देखनी है नेक्स्ट एप्लीकेशन, तो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है सेल पोटेंशियल की कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये ना इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेट के लिए पढ़ रहे हो तो गेट वालों का एकदम फेवरेट वाला टॉपिक है ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस पे आप एक स्टार लगाएंगे। और ना एक और चीज़, अब मैं आपको ये पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स ऑन डिमांड में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वाली, मतलब जो एप्लीकेशन है ये वाली सेल पोटेंशियल एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाली, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो आप एक काम करेंगे, जैसे आप ये पढ़ रहे हो, इस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहां पर मैं आपको इस वाली वीडियो का लिंक दे दूंगी। आई डोंट थिंक वो कितनी देर की, लंबी वीडियो तो नहीं है, 40 या 45 मिनट की वीडियो होगी, देख लेना उसको, ठीक है। आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगा, जितने क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हैं मैंने, आपको सारे लाइन बाय लाइन खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो रिसेंट डेज में पूछे गए हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। आई थिंक वो पार्ट 1 ही था, टॉपिक्स ऑन डिमांड सीरीज का पार्ट 1 ही था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से चेक कर लेना, सही है। तो सेम टॉपिक को चैनल पे 2 बार पढ़ाई कोई फायदा है नहीं, एक बार पढ़ा हुआ है उसी को आप देख लेना। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड वाली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, सॉल्यूशन का पीएच आप कैसे निकालेंगे यूजिंग सेल पोटेंशियल, वो हमें सीखना है। देखो आप ना इसको खुद भी कर सकते हो। मान लो मैंने इक्वेशन कंसीडर करी, मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड है, H+ इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना, हाफ H2 बन गया। देखो ठीक लिखा है ना, ये गैस होगी अपने पास, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है, ये हमने इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब ना आप एक काम करो, आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको सिंपल करना है, ये आपको पता है ऑलरेडी, है ना। आपको मैंने इक्वेशन लिख के दी है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको चेंज करना है बेसिकली। इसके लिए आपको लिखनी है नस्ट इक्वेशन, एक बार लिखो, आप खुद से निकालोगे फॉर्मूला। हम लिख रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए नस्ट इक्वेशन, शुरू करते हैं। EMF ऑफ H+ से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, प्लेट में लगा दें यहाँ पर, है ना, क्यों लगाया है आपको ऑलरेडी पता है, पहले पढ़ चुके हैं। E0 H+ से लेके H2 बन रहा है माइनस 0.0591 बाय में n कितना है, एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन एक ही है, लॉग ऑफ देखो, अब क्योंकि ये गैस है और गैस वाले केस में हम प्रेशर लेते हैं, कंसंट्रेशन नहीं, क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, पावर कितनी, हाफ, बाय में ये अपने पास आयंस हैं और आयंस की हम कंसंट्रेशन लेते हैं, H+ की कंसंट्रेशन हमने ले ली यहाँ पर,
ठीक है, ओके। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में या फिर उससे पहले वाली क्लास में देखा था, ये क्या होता है, ये तो अपने पास 0 है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमारे पास ईएमएफ क्या होती है, 0 होती है, ओके। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो 0 हो गई। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे E ऑफ H प्लस H2 प्लेटिनम इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग ऑफ, एक काम करते हैं, ये क्या है, लॉग ऑफ A बाय B ना, क्या लिखेंगे इसको हम, लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B, वही लिखते हैं, लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B, B क्या है H प्लस, तो इसी को हमने इस तरह से लिख दिया, सही है, इतना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही है, ओके। इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, pH क्या होता है, pH होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, है ना, ये होता है मेरे पास pH। तो मैं एक काम करूंगी, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी pH से, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है, pH ही होता है, लिख देंगे EMF is equal to minus 0.0591 log of pressure of hydrogen gas power half plus pH, सही है, इतना क्लियर है, ओके। अब ना कैसे ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ भी, ठीक है, अच्छे से सुनना एकदम। इस वाली इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस वाली इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा, ये पूछ सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन का pH मान लो 7 है, अगर सॉल्यूशन का pH 7 है और आपको EMF भी गिवन है, ध्यान रखो ये स्टैंडर्ड EMF नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको 0 नहीं मान सकते हो, है ना, तो उसको हम 0 नहीं मान सकते। तो इस वाला हम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इस वाले इस पर्टिकुलर pH पे, है ना, EMF की वैल्यू कितनी होगी अगर आपको प्रेशर गिवन है। तो मान लो आपको बोला गया क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन का प्रेशर, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर मान लो कितना है, 2 बार है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर मान लो 2 बार है और सॉल्यूशन का pH 7 है, आपको क्या निकालना है, EMF आप निकाल दोगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ऐसा कितना प्रेशर होगा हाइड्रोजन गैस का कि हमारे सॉल्यूशन का pH तो 7 हो और EMF हो कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन हो, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इन तीनों में से ना किसी भी 2 की वैल्यू देके आपसे किसी थर्ड की वैल्यू कैलकुलेट करवाई जा सकती है। तो इस वाले फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना कहाँ से हम निकाल के लेकर आए हैं, ठीक है, रट्टा मारने की नीड नहीं है, आपको पता है आपने कहाँ से निकाला, 1 मिनट लगेगी, एग्जाम में भी कर सकते हो, ठीक है। अब मेन क्या था, मेन हमें देखना था हम pH कैसे निकालेंगे। एक चीज़ देखो यहाँ पर ना, अब मैं एक अजम्पशन ले रही हूँ, इफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 1, वो 1 बार हो सकता है, 180 मान लो, हमने क्या करा 1 मान लिया उसको, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अगर 1 यूनिट तो क्या होगा, 1 टू द पावर हाफ कितना होता है, 1 ही होता है, एंड log 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये वाली टर्म तो पूरी गायब हो गई। ध्यान रखो मैंने ये लिया है पहले, उसके बाद जाके ये वाली टर्म गायब हुई है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये वाली गायब करके नहीं दिखाई, दैट मीन्स प्रेशर की बात हो रही है अगर, तो फिर आप इसी वाले क्वेश्चन को यूज करेंगे, खुद से अपना अप्रोक्सीमेशन वहां पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है, इस वाली इक्वेशन में ये मानेगा प्रेशर कितना है, 1 यूनिट है, अगर 1 यूनिट होगा तभी जाके log 1 0 होगा, अदरवाइज आप प्रेशर को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, सही है, ओके। क्या बनेगा ये, H प्लस H2 प्लेटिनम इज इक्वल टू माइनस 0.0591, ये वाली टर्म तो गायब हो गई, क्या बचा सिर्फ pH, बस निकल गया। तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके pH निकाल सकते हो। अगर EMF गिवन है डायरेक्टली pH निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले चलते हैं क्वेश्चंस में, अब कौन सा कब यूज करना है आपको समझ में आ गया है ना, एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी लास्ट एप्लीकेशन, लिखो एप्लीकेशन नंबर 4। तो 4th एप्लीकेशन है
कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। कौन से वाले निकालने वाले हम? 3 निकालेंगे। एक तो डेल्टा जी जो कि आपको ऑलरेडी पता है, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच। हमें ना इन तीनों की वैल्यूज चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेल पोटेंशियल, क्योंकि हम सेल पोटेंशियल की ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक तो हमें ऑलरेडी पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो ये तो कोई नई बात है नहीं, हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड कौन से है? मान लो ये निकाल लेते हैं डेल्टा एस। ठीक है, अब ना इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हल्का सा आइडिया हो थर्मोडायनामिक्स का। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपको मैक्सवेल स्क्वायर का आइडिया तो होगा। अगर वो भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास होता है थर्मोडायनामिक स्क्वायर, या फिर इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल स्क्वायर। और यहाँ से हम बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिक को यूज़ करके बना सकते हैं। सिंपल सा हमें चाहिए डी जी का फॉर्मूला, हमें ये चाहिए। कैसे करते हैं हम? देखो, अगर आपको नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं इसको देखना ध्यान से। हमें ना इसकी वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, अब देखो इसके इस साइड पे देख लो, ये हमारे पास क्या है? थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं जी एच यू एंड ए, और ये हमारे पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके दोनों तरफ कौन से वेरिएबल्स हैं उनको लिखो। प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ लिखो डीपी, और यहाँ लिखो डीटी। सही है। अब ना प्रेशर के सामने क्या है? वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम को लिखो। टेम्परेचर के सामने क्या है? एंट्रोपी है, यहाँ लिख दो। अब लास्ट बात बचते है कि साइन कौन सा लगाएंगे। ठीक है, प्लस या माइनस आएगा, मल्टीप्लाई क्या आने वाला है, तो साइन आएंगे प्लस और माइनस के। अब देखो, प्रेशर के सामने क्या था? वॉल्यूम था ना, तो अगर वॉल्यूम के पास ये एरो है दैट मीन्स वो प्लस रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर के सामने क्या था? अपने पास एंट्रोपी था, एंट्रोपी के पास एरो नहीं है दैट मीन्स वो नेगेटिव रहेगा। ये तो अपने पास हम एरो ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे करके, इसको हम हेड बोल देंगे एरो का, और ये टेल है। तो अगर टेल है तो नेगेटिव लगा दो, अगर हेड है तो पॉजिटिव लगा दो। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम के पास हेड था, हमने पॉजिटिव लगा दिया, एंट्रोपी के पास टेल था, हमने नेगेटिव लगा दिया। तो मेन पॉइंट क्या है, हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए था। ठीक है, अब ये है अपने पास। एक चीज और देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं आपको ना सिर्फ एंट्रोपी चाहिए यहाँ पर, राइट हैंड साइड पे कैसे करोगे? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसको हमें गायब करना है। अगर आप राइट हैंड साइड पे सिर्फ एंट्रोपी चाहते हो तो आपको इस वाली टर्म को गायब करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगर आप कर दो प्रेशर को कांस्टेंट, तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होते ही ये क्या? डीपी क्या होता है? चेंज इन प्रेशर। यहाँ लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर पे यानी कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाली टर्म तो गई, ये तो 0 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी विल बी इक्वल टू, ये वाली टर्म तो खत्म हो गई ना, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस एस। ठीक है, ये मिल गया हमें। सही है। अब एक चीज देखो, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल्टा एस की, तो हम एक काम करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा लगा देते हैं। ये बन जाएगा डेल ऑफ डेल्टा जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। हमने इस तरह से लिखा है ना। अब अपने पास डेल्टा जी की वैल्यू अवेलेबल है कितनी? माइनस एन एफ ई। लिखो उसको, डेल बाय डेल टी ऑफ माइनस एन एफ ई, और ये सब किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। यहाँ पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ है फैराडे कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल दो। अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं ना, हम बाहर निकाल दे। हमने इसको क्या बचाइए? माइनस एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा? क्या मिला हमें? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब ये है, एक तो इस पे ये ब्रैकेट लगाते हैं, इसको बॉक्स में डालते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला तो ठीक है,
अब ना यहाँ पे सीखने के लिए एक बात है इंपॉर्टेंट सी, उसको देखते हैं। अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, अभी ये क्या अपने पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो हम भी डिस्कस करेंगे, उसी पे बेस्ड इस बार BARC वाले एग्जाम में, BARC 2020 वाले एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर बेस्ड। देखना ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द सेल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल, कोफिशिएंट ऑफ द सेल। कुछ क्वेश्चंस में आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है, आपको जैसे यहाँ पे पुट करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दोगे, एफ आपको पता है कितना होता है 96500 कूलम पर मोल, ये आपको ऑलरेडी पता है। मेन पॉइंट किसका है, मेन है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में ना आपको इसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी, या बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, ये अपने पास पोटेंशियल है, दैट मीन्स वोल्ट होगी, टेम्परेचर मतलब केल्विन होगी, क्या हो गया ये वोल्ट पर केल्विन। तो कुछ केसेस में आपको ये डायरेक्टली गिवन होगा, या फिर फर्स्ट तो है आपको डायरेक्टली गिवन है, पुट कर दो उठा के, ठीक है। सेकंड केस बनता है कि आपको ना ई दे रखा होगा कुछ, आपको ई की कोई वैल्यू गिवन होगी, मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, सपोज लेट्स से 0.5 टी स्क्वायर, या फिर टी लिखा हुआ है, मान लो ये है 0.5 टी माइनस 0.006 ऐसे कुछ दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ई की वैल्यू तो गिवन है, आपको निकालना है डेल्टा एस, कैसे निकालोगे, तो आप ध्यान रखेंगे हमें चाहिए होता है क्या, हमें चाहिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल, दैट मीन्स हमें चाहिए डेली बाई डेल्टी एट कांस्टेंट पी। क्या करेंगे आप, पहले इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ना, क्योंकि इसमें टेम्परेचर वाली टर्म नहीं है तो ये तो डिफरेंशिएशन में 0 ही होने वाला है, इसको करवा देंगे 0.5 टी बाई डी टी। अब 0.5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डी टी बाई डी टी क्या होगा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आप इसको निकाल के पुट कर देना फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। ये होता है इस इक्वेशन का सेकंड वाला केस। अब ना एक केस और बनता है, और ये वाला केस इस बार बार्क वाले क्वेश्चन में बना था। देखो हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। इसी को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन टेम्परेचर। चेंज मतलब ठीक है स्मॉल चेंज, थोड़ा सा बड़े वाला चेंज, हमने ऐसे लिखा। इसी को मैं लिख सकती हूँ E2 माइनस E1 बाय में T2 माइनस T1। दैट मीन्स आपको डायरेक्टली डेली बाय डेल्टा कांस्टेंट P ना देके हो सकता है दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो, और अगर ऐसा गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड होगा क्वेश्चन में, आपको दोनों पोटेंशियल माइनस करनी है, टेम्परेचर माइनस करना है, निकालना आंसर आएगा तो वही वोल्ट पर केल्विन, ठीक है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन इस बार BARC में पूछा गया था। अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, बट हाँ ये याद है कि वहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को लगा के ये निकाल के आगे कुछ निकालना था, सही है। ओके, तो ये हमने सीख लिया डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे कैसे वेरी करेगा। अब बचता है अपना लास्ट वाला, कौन सा, डेल्टा एच। थर्ड अपना है डेल्टा एच हमें निकालना है। ओके, ये इजी है, हमें एक इक्वेशन पता होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमें पता है, ठीक है। अब ना आपके पास इसकी भी वैल्यू है और आपके पास डेल्टा एस की भी वैल्यू है, पुट करो, या फिर एक काम कर लो, इसको इस तरफ ले आओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। अब पुट करेंगे वैल्यू डेल्टा जी और डेल्टा एस की। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, सही है, प्लस टी इंटू ये अभी निकाल के आए हैं एन एफ डेल ई बाई डेल टी एड कांस्टेंट पी। ये लो अब सही है ना।
कंफ्यूजन नहीं होगी ब्रैकेट्स में, सही है ना? ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में काम करते हैं, इन दोनों में ही, दोनों टर्म्स में क्या है, NF कॉमन है, बाहर निकाल दो ब्रैकेट से। हमने NF को बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस E प्लस T इंटू डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P, ये, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ ढंग से, देखिए ये डेल्टा H इज इक्वल टू NF, इसको पहले दूसरे बार नहीं देना, T इंटू डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P माइनस E, बस ये आ गया फॉर्मूला डेल्टा H निकालने का। ठीक है इतना? ओके, सही है ना? इसको एक बार लिख लो। अब करेंगे वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया था, जो अपनी आज ही क्लास का मोटिव था कि हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर। अब एक आप काम करेंगे, सबसे पहले ना हमने आज जितने भी फॉर्मूले देखे हैं, आपने अभी जितने भी नोट कर रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, अगर आपको आते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक बार सिर्फ लिख के देखो हमने कौन से फॉर्मूले याद करें, ठीक है? एक बार लिख लो उनको लाइन से, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो। और ध्यान रखना, हमने अब तक जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना, आप सब कुछ अप्लाई करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्टली देख के नहीं मार्क कर पाओगे, हो सकता है तुक्का लग के सही हो जाए, बट आपको कॉन्सेप्ट आना इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल increases with temperature, decreases with temperature, remains unchanged with temperature and decreases with HCl। एक चीज ध्यान रखो, ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट नहीं है, आपको पूरी आप क्या कहें सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो इस वाले सेल की बात हो रही है, ठीक है? ये कोई जनरल कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, इस वाली सेल रिप्रेजेंटेशन के आपको बताना है। क्या करेंगे सबसे पहले, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। सबसे पहले एक काम करेंगे, इसके लिए आपको लिखना है सेल रिएक्शन। सबसे पहले आप सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है? आपको गिवन है सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको आप कन्वर्ट कर लो सेल रिएक्शन में, जल्दी से करो। देखो करना स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर H2H प्लस ऑक्सीडेशन है ना। क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है? हमें करवाना है इसका ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लस लिखा प्लस इलेक्ट्रॉन, सही है? ये सॉल्यूशन अपने पास है, एक्वस मान लो इसको, सॉल्यूशन लिख लो, इस तरह से हमने लिखा, ठीक है? और यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना? रिडक्शन कैसे लिखते हैं, रिडक्शन को हम लिखेंगे AgCl जो कि सॉलिड है, प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा यहाँ से, Ag जो कि सॉलिड है, प्लस Cl माइनस जो कि सॉल्यूशन में है, और ये भी किसमें है, सॉल्यूशन में है ना? चलो, इनकी फिजिकल स्टेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख के दे रखी है, सॉल्यूशन सॉलिड और ये गैस, सही है? अब एक काम करो, इसको ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन से इसको कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, हाफ H2 जो कि गैस है, इसने कंबाइन करा AgCl के साथ में जो कि सॉलिड है, क्या मिला हमें, हाँ हमें क्या मिला, Ag सॉलिड और साथ में H प्लस प्लस Cl माइनस H से लिख देते इसको, HCl सॉल्यूशन में। चलो ये तो काम खत्म। अब हमने ये सेल रिएक्शन लिखी क्यों है, देखो इस सेल रिएक्शन को देख के ना हम एक चीज बता सकते हैं फॉर श्योर, इस रिएक्शन में मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस रिएक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इस रिएक्शन की ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई है, कैसे देखेंगे, देखो रिएक्टेंट्स में हमारे पास एक गैशियस है, अपने पास गैशियस स्पीशीज है, प्रोडक्ट्स में एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉलिड है। दैट मीन्स ऑब्वियस बात है कि जो गैस हमारे पास उसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है, दैट मीन्स यहाँ पर तो एक गैशियस स्पीशीज है, प्रोडक्ट साइड पे एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया जब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो ओवरऑल रिएक्शन की एंट्रोपी डिक्रीज कर गई है, इतना सही है ना? यहाँ लिखो डिक्रीज इन एंट्रोपी, बस इतना ही काफ़ी है, इसी से क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, डिक्रीज इन एंट्रोपी। अच्छा एक और बात बताओ,
डिक्रीज इन एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है। अब ये कहां से आया? देखो डेल्टा एस क्या होगा? S2 माइनस S1 है ना, ये फाइनल वाली इनिशियल वाली है ना। ओके तो पहले वाले केस में क्या अपने पास एंट्रोपी ज्यादा है, ये वाली कम है, तो अगर ये वाली टर्म ज्यादा है दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। बस यहाँ तो तुमने निकाल लिया, ठीक है। डेल्टा एस अपने पास नेगेटिव है। एक चीज और देखो क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड ईएमएफ। ओके एक काम करेंगे, ये लगा दो, ये मेरे पास नेगेटिव है ना। अब क्वेश्चन ये है कि हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था स्टैंडर्ड ईएमएफ का टेम्परेचर का रिलेशन। हम ये एंट्रोपी निकाल के क्यों खुश हो रहे हैं? तो खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें ना एक फॉर्मूला पता है, हमें ये पता है डेल्टा एस क्या होता है? NF del E by del T एट कांस्टेंट P, हमें ये पता है। तो हम ना ये समझ गए यहाँ पे क्या है? डेल्टा एस नेगेटिव है ना, डेल्टा एस ये लगा लो, ठीक है। हमें ये पता है अपने पास इस रिएक्शन में डेल्टा एस नेगेटिव है, इसको हमने लिखा नेगेटिव। ये किसके इक्वल है? ये। आप ना ध्यान से देखना, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कई जगह पे देखने को मिलते हैं, ध्यान से देखना। हम ये बोल रहे हैं कि ये वाली पूरी टर्म क्या है? नेगेटिव है। अब देखो इसके नेगेटिव होने के कौन से चांसेस हैं? एन देखो, एन कांस्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहने वाली है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो हर हाल में पॉजिटिव ही रहेंगे। दैट मीन्स ये वाली टर्म नेगेटिव है। कंक्लूजन तो यही है ना, अगर हमारे पास डेल्टा एस नोट की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये वाली टर्म नेगेटिव है तब ये नेगेटिव हो सकती है। क्लियर हुआ? ओके तो यहां से हमने कंक्लूड ये करा कि हमारे पास ये वाली टर्म नेगेटिव है। अब देखो सही है? ओके अब मैं आपको ये बोल रही हूं कि हमें ना टेम्परेचर को इंक्रीज करवाना है, ठीक है। यहां लिखो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करवाना है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवाओगे दैट मीन्स डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है ना। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करवाया, अपना जो भी इनिशियल टेम्परेचर था हमने उसको इंक्रीज करवा दिया। मान लो पहले क्या था 25, हमने उसको 35 कर दिया। 35 माइनस 25 को पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, दैट मीन्स डेल्टा टी इज पॉजिटिव। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा। सही है? चलो तो इस वाले केस के अकॉर्डिंग ना हमने ये बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई। मानोगे ना इतनी बात? ओके तो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर अपने पास इसको मान लो डेल्टा ई मान लेते हैं, इसको डेल्टा ई है इक्वल टू में नेगेटिव है। अब बताओ इस पूरी टर्म को नेगेटिव कब बनाया जा सकता है? अब ना ये तो पॉजिटिव है तो यही नेगेटिव होगा, है ना। अब एक चीज और देखो, डेल्टा ई क्या है? E2 माइनस E1, नीचे पॉजिटिव। तो अगर आप चाहते हो ये वाली ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो, क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाली टर्म नेगेटिव बनानी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि ये वाली टर्म टेम्परेचर बढ़ने से पॉजिटिव हो चुकी है, तो हमें इसी को करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। कैसे पॉसिबल है? नेगेटिव तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो और ये वाली वैल्यू कम हो। मान लो कितना 15 माइनस 20 कर लो, कितना आएगा? -5 आएगा ना, नेगेटिव वैल्यू आ गई। दैट मीन्स फाइनल वाली पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कम है, इनिशियल वाली ज़्यादा है। कंक्लूजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपको चाहिए ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू। कैसे पॉसिबल है? अगर आपकी जो E1 है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी E2 से, तब भी अब ये आएगी नेगेटिव आएगी। क्या वो फाइनल वैल्यू तो कम होगी ना। तुम क्या बोलेंगे? इसको एक बार लिख लो, समझ लो, उसके बाद ना वापस क्वेश्चन पे यहाँ पर आओ। तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो लिखा हुआ विद टेम्परेचर, दैट मीन्स उसको इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। इस वाली रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी।
सही है, आपकी स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, बस यहाँ पे काम खत्म होता है। तो ऐसे ही हमने कई सारे फॉर्मूले तो देख लिए हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है फॉर्मूले यही हैं, हमेशा अगर क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला तो लास्ट में घुमा फिरा के ये यूज़ होना है। काम क्या करना है आपको, काम सिर्फ इतना करना है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया है तो डरना नहीं है, ठीक है। आपने जितना भी पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब कुछ अप्लाई करो उस पर, फिर निकालो। फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये सब हमने अलग से पढ़ा है कि हम सेल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, हम सेल रिप्रेजेंटेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, अलग से पढ़ा है, बट इस वाले क्वेश्चन में यूज़ हो गया ना। तो मेन पॉइंट क्या है, आप जो पढ़ कर गए हो आपको उसको कंबाइन करके अप्लाई करना आना चाहिए, सही है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।